Welcome, dear friends, and this is the final revision time for upcoming economics examination, board examination that is scheduled on 18th. So आज मैं पूरा इनकम डिटर्मिनेशन को रिवाइज करना चाहूँगा शॉर्ट टर्म में, ठीक है, शॉर्टकट में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम विदाउट वेस्टिंग माय टाइम। सो सबसे पहले देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम देखते हैं और साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी लेते चलेंगे। तो किन्स का पूरा दृष्टिकोण ये है कि हम उस इनकम लेवल को फाइंड आउट करें, उस आउटपुट को फाइंड आउट करें जिसमें जो रिसेशन की स्थिति थी उसको दूर किया जा सके, क्योंकि मुख्य जो समस्या थी अमेरिकन इकोनॉमी की वो थी रिसेशन की समस्या। कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा था और वैसी स्थिति में किन्स को बोला गया, किन्स से कंसल्ट किया गया कि आप इकोनॉमी को, अमेरिकन इकोनॉमी को इससे बाहर निकालें। उसी के आलोक में, उसी के संदर्भ में हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में किन्स ने किस तरह का प्रिस्क्रिप्शन दिया ताकि अमेरिकन इकोनॉमी इस रिसेशन से बाहर निकल सके, और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो आगे देखेंगे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसकी प्रेरणा मिल सके। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओके, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क। इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट अ गोइंग वेज रेट, मतलब प्रिवेलिंग वेज रेट, मतलब मार्केट में जो वेज रेट है, डोंट गेट वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो काम करना चाहते हैं, सक्षम हैं, इच्छुक हैं और उनको काम नहीं मिलता है, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनैच्छिक बेरोजगारी हिंदी में। इट इज डिस्टिंग्यूश्ड फ्रॉम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जानबूझकर बेरोजगार, ठीक है, इच्छुक बेरोजगार। Which refers to voluntary unemployment refers to that part of population which are able to work। ये voluntary unemployed के able to work, ठीक है, इनको काम क्या है? able to work, ठीक है, काम करना चाहते हैं, by voluntarily preferred not to work, ठीक है, able to काम करने की स्थिति में है ये, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि चलो काम नहीं करेंगे। मसलन कि अगर मान लो मार्केट में वेज रेट है कि एक वॉल का वाइट वॉश करने का आपको 400 रुपये मिलेगा और काम अवेलेबल है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते हैं, वाइट वॉश नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि हमको एक वॉल का वाइट वॉश का 800 रुपये चाहिए। तो ये आपके लिए वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दोनों के केस, दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आ गया। किन्स हमेशा हम बात करते हैं किसकी? जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आगे देखते हैं या कि किन सब किसकी बात करते हैं। वॉलंटरी की बात करते हैं, इनवॉलंटरी बने, एबल टू वर्क बाय वॉलंटरी प्रेफर नॉट टू वर्क। तो किस इसकी बात नहीं करते हैं, किस बात करते हैं? इसकी। ऐसे जितने लोग हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में, इनको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट में भी बेरोजगारी बनी रहेगी। वो कैसी बेरोजगारी होगी? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो किन इसकी वकालत नहीं करते, इसकी चर्चा नहीं करते। चलिए आते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हेन द इंटायर लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री इज इन एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स, इंटायर लेबर फोर्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। लेबर फोर्स कंप्राइजेज ऑफ पीपल। अब लेबर फोर्स को क्लियरिटी दी गई है कि लेबर फोर्स कौन होता है। लेबर फोर्स कंप्राइजेज ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, मतलब ये वॉलंटरी वाला नहीं आएंगे, एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, ये बात है, मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। तो व्हेन द इंटायर लेबर फोर्स ऑफ द country is in employment, it is called full employment. Labor force comprises of people who are able to work and willing to work. तो full employment का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ गया। तो ये दो मार्क्स के यहाँ से, एक मार्क्स का मार्क्स ऐसे। ठीक है, अब आते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। कई बार छोटे क्वेश्चन पे एमसीक्यू पूछा जाता है और हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। एग्रीगेट डिमांड,
एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल डिमांड ऑफ फॉर फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं हो रही है, इस तरह पढ़ा जाता है। फाइनल गुड्स की बात, टोटल डिमांड, पूरे इकोनॉमी की डिमांड की बात हो रही है। फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी, इट ऑल्सो मीन्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी है, किस पर? फाइनल गुड्स। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड्स। फर्स्ट है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। ध्यान देना है, प्राइवेट कंजम्पशन, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों की प्राइवेट कंजम्पशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आपने एक्सपेंडिचर मेथड से जब इनकम कैलकुलेशन करना होता है तो आप वहाँ पर यूज करते हो ना प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, नेट एक्सपोर्ट्स, है ना, ये सब करते हैं। तो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE, ठीक है, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन MCQ में आ जाएगा सी इंडिकेट्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हाँ, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या है? डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई। ये किसके पार्ट है? एग्रीगेट डिमांड AD के पार्ट हो रहे हैं ये किसके पार्ट है? AD के पार्ट है। डिमांड फॉर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई से डिनोट कर दिया इसको। और डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, ये G। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स X-M, नॉट इन सिलेबस, यहाँ लिख दिया मैंने, ये सिलेबस में नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Since the determination of income is to be studied in the context of closed economy, closed economy का मतलब क्या हुआ कि कोई विदेश से व्यापार नहीं, मतलब विदेश से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम नहीं हो रहा है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको हम दिखा रहे हैं ना, तो एक्सपोर्ट और ये इंपोर्ट, ये क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात नहीं हो रही है। Since the determination of income is to be studied in the context of closed economy without government, the third and fourth component of aggregate demand are not discussed in details. The two sectors taken are household and firms. तो household C और firm I, ठीक है। I मतलब demand for private investment. C means what? Private final consumption expenditure, प्राइवेट कंजम्पशन। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड, ये हाउस होल्ड की डिमांड की बात, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अब आते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि हम जब बात करते हैं एडी की, तो एडी में C प्लस आई है, तो एडी में C की हम बात कर रहे हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन इज मेड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, demand for goods and services for private consumption is made by household sector. It is also called private final consumption expenditure, पहले डिस्कस किया है इसका, and will be referred to as a consumption expenditure. इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। It must be kept in mind that consumption expenditure we are discussing is ex ante, that is planned consumption expenditure. तो हम जिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं वो कौन सा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है? वो एक्स आंटे। किसने इस टर्म को प्रयोग किया था? ठीक है, एक्स आंटे और एक्स पोस्ट दो टर्म प्रयोग किए गए थे। तो एक्स आंटे का मतलब क्या हुआ? प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लान किया गया है, किसके द्वारा प्लान किया गया है? तो हाउस होल्ड के द्वारा प्लान किया गया है, दैट इज एक्स आंटे, दैट इज प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। किसके किसके बीच के रिलेशनशिप को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं? कंजम्पशन एंड इनकम, सी और वाई का जो रिलेशनशिप है वो कंजम्पशन फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और सी और वाई का रिलेशनशिप कैसा है देखेंगे हम। द कंजम्पशन फंक्शन may be represented by the following equation: C is equal to C bar plus by, C is equal to C bar plus by। ठीक है,
और यहाँ पर जिसमें जो सी बार है हमेशा 0 से बड़ा होगा और बी की वैल्यू क्या होगी, वो 0 और 1 के बीच में होगी। और बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी। एमपीसी जिसको हम जानते हैं, अब चूंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं। एमपीसी क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, मतलब इनकम में चेंज होने पर कितना कंजम्पशन में चेंज होता है, इस दोनों के रिलेशनशिप को हम एमपीसी कहते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। तो वेयर सी इज इक्वल टू कंजम्पशन, सी इज इक्वल टू क्या कंजम्पशन है, सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, बी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको मैंने यहाँ लिखा है एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, वाई इज इक्वल टू इनकम। द इंटरसेप्ट सी बार रिप्रेजेंट्स ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया इंटरसेप्ट, तो अगर हम इसको यहाँ डायग्राम बना लें ऐसे और ये ऐसे करें ना, तो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो है ना इसको इंटरसेप्ट बोला गया है। क्या है, इंटरसेप्ट सी बार, तो ये यहाँ पर सी बार है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। द इंटरसेप्ट सी बार रिप्रेजेंट्स ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। दैट इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो। इनकम क्या है, यहाँ पर जीरो है। इनकम हम एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, ये हम इनकम किस पर दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो इनकम क्या है, जीरो है। ठीक है, इनकम जीरो है और तब भी ये जो कंजम्पशन है वो क्या कहता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी बार इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव, जीरो लेवल पर भी कुछ है तो ये हमेशा पॉजिटिव है। सी बार इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव, दैट इज देयर इज कंजम्पशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ इनकम। एब्सेंस ऑफ इनकम मतलब इनकम जीरो है तभी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। Hence, it is not possible to think of a situation where there is no consumption at all। तो वैसी परिस्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कंजम्पशन बिल्कुल ना हो, कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा इवन व्हेन इनकम इज जीरो। द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज बी। बी क्या है, स्लोप ऑफ ये कंजम्पशन फंक्शन है, उसका स्लोप क्या है, बी है। ओके, इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम। तो ये पर यूनिट जो चेंज होगा इनकम में, उसके परिवर्तन, इसके चेंज होने पर इसमें जो चेंज होता है इन दोनों के रेशियो को, मतलब इनकम में चेंज होने के बाद कंजम्पशन में जो चेंज होता है तो इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो है एमपीसी। Okay, the slope of consumption function is B. It measures the rate of change in consumption per unit change in income and is also known as marginal propensity to consume, MPC. For example, if B is 0.6, B का वैल्यू कितना है 0.6, अगर इसको हम फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में डालें तो 0.6 क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा 6/10। तो 0.6 क्या हो जाएगा, 0.6 इक्वल टू 6/10। ठीक है, देख लीजिए। ओके, देन रुपी चेंज, अगर इसको हम फ्रैक्शन में, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 60/100 तो कोई गलती नहीं होगी ना। तो 60/100, 6/10 कैन बी रिटर्न है 60/100, मतलब और 60 क्या है वो रुपीज़ इज इक्वल टू 1 रुपीज़। तो 1 रुपये में इस जो चेंज हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप इस चेंज का मतलब 60 पैसा कंजम्पशन पर खर्च होता है ना, ये बात देखिए। इफ बी इज 0.6 देन अ रूपी चेंज इन इनकम कॉजेज अ 0.60 रूपी, मतलब 60 पैसा चेंज इन कंजम्पशन। इफ बी इज 0.5 मतलब क्या, 1 रुपी, देन अ रूपी चेंज इन इनकम विल कॉज अ 0.45 मतलब 40 पैसा चेंज, 0.45 रुपी मतलब 40 पैसा चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, बाई एजम्पशन, एजम्पशन के द्वारा, मान्यता के अनुसार द एम पी सी इज पॉजिटिव, एम पी सी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, पॉजिटिव है। एंड इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में कई बार आ चुका है और लॉन्ग आंसर में भी आया हुआ है। बाई एजम्पशन द एम पी सी इज पॉजिटिव, एम पी सी क्या है, पॉजिटिव है। ये सब अंडरलाइन करके याद रखना होगा, एक एक लाइन इसकी बहुत वैल्यू है इस पूरी बुक की। बाई एजम्पशन
the MPC is positive and its value ranges between 0 and 1. This means that consumption increases with income, but a rupee increase in income causes less than rupee increase in consumption. जैसा कि हमने देखा कि 1 रुपया में चेंज होता है इनकम में, तो पूरा 1 रुपया कंजम्पशन में चेंज नहीं होता है, 60 पैसा ही चेंज हुआ। यही इसी बात को लिखा गया है। फिर दोबारा पढ़ देता हूँ। बाई एजम्पशन द MPC इज पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1। तो 0.6 क्या है, 0 और 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। MPC is positive and its value ranges between 0 and 1. This means that consumption increases with income, but a rupee increase in income causes less than a rupee increase, okay, in consumption. For example, if B is 0.90, a rupee increase in income causes a 90 paisa increase in consumption. Okay, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, the consumption function may be plotted on a graph with the help of a numerical example. ओके, हम इसको आगे देखेंगे ग्राफ पर इसको कैसे प्लॉट किया जाता है। कंसिडर a consumption function given c is equal to 100 plus 0.8y. Since this is an equation of straight line, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर इक्वेशन जब स्ट्रेट लाइन है, द कंजम्पशन फंक्शन विल हैव अ कांस्टेंट स्लोप। स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है, मतलब इसको अगर हम वैसे प्लॉट करें तो कुछ इस तरह के का है। ये स्ट्रेट लाइन है, ओके, इधर इनकम है, इधर इनकम है, ये एक्स एक्सिस पे इनकम है, ये 100 क्या है, ये सी बार है, सी बार इज इक्वल टू 100 ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना। इसको हम ऐसे करते हैं सी बार प्लस बी वाई, यही तो लिखते हैं ना, सी बार प्लस बी वाई लिखते हैं। ठीक है, तो सी बार हो गया। अब ये जो स्लोप है, अगर इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे ऐसे, और ये जो स्लोप बनता है, देखिए स्लोप, ये स्लोप, ये स्लोप है ना, ये स्लोप बनता है, तो ये जो स्लोप है ना, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट है, मतलब टेन थीटा, हर जगह टेन थीटा, ये सब बराबर, ये कहना चाह रहा है। चलिए, since this is an equation of a straight line, the consumption function will have a constant slope. This means b is constant. Here it is 0.8, ये है ना 0.8। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। कॉलम 2 सोच, अभी हम एक, हमारे पास एक कॉलम है यहाँ पर, देखिए। अब इस कॉलम को देखिए ध्यान से, आप ध्यान से, इसको कॉलम बनाया गया है। अब इसे कॉलम 2 को देखिए, तो हम अलग अलग इनकम ले लिया हमने। कॉलम 1 में इनकम लिया गया है, कॉलम 2 में कंजम्पशन लिया गया है, और चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC, ये दिखाया गया। ठीक है, अब इसमें कंजम्पशन इनकम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है कंजम्पशन का, जो इक्वेशन हमने लिया C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y हमने जो लिया था। अब इसको देखते हैं, इनकम 0 लिया, अब इनकम 0 लिया तो कंजम्पशन 100 हुआ। क्यों हुआ, अगर इसको हम देखें, हमारा इक्वेशन क्या था, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। हमने क्या लिया, इनकम यहाँ पर हमने 0 लिया है। ठीक है, इनकम 0 लिया, अब हमने यहाँ 100 तो ऐसे ही हुआ, प्लस 0.8, और वाई हमने क्या लिया, इंटू 100 का 0 लिया, सॉरी 0 हमने किया, यहाँ 0 है तो हमने 0 वाई की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये क्या इंटू, ये दोनों 0 हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा, 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100, है ना। इसलिए हमारा कंजम्पशन क्या हुआ, ये 100 हुआ यहाँ, इसलिए कंजम्पशन 100 आया। ओके, डेल्टा वाई, ये क्या, अभी हमने चेंज नहीं किया है इसमें, ठीक है, ये कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए डैश कर दिया, इसलिए डेल्टा सी भी डैश, ये भी डैश। अब आते हैं 100, वाई को क्या किया 100, तो चेंज कितना हुआ, 0 से 100 हुआ, तो 100 का चेंज हुआ। ठीक है, कंजम्पशन कितना हो गया, ये 180। ओके, हमने यहाँ पर 100 कर दिया, पहले हमने 0 लिया था, अब इसको 100 दूसरा हम इक्वेशन बनाते हैं, सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, और हमने कितना का चेंज, ये तो 100 ऑटोनोमस है इसलिए 100 ही रहेगा, प्लस 0.8, और y को हमने क्या कर दिया है, देखिए y को हमने 100 कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या कर रहे हैं, 100 डाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये 0.8 को हम 8/10 लिख सकते हैं, इंटू 100, तो ये कट गया, तो 10 8 जा 80 हो जाएगा, तो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180, तो ये 180 आ गया। तो देखिए हमने 180 यहाँ लिखा है, तो ये हमको लगता है अब आपको समझ में आ गया। चेंज हमने कितना किया था, 100, देखो ये 0 था, 100, तो 100 माइनस 0, तो चेंज हुआ 100, ये 100 आ गया।
डेल्टा सी कितना हुआ 80, डेल्टा सी कितना हुआ 80, ओके, डेल्टा सी कितना हुआ 80 हो गया, क्योंकि एम पी सी अगर हम देखें तो एम पी सी स्केल की वैल्यू ये हमारा बी की वैल्यू क्या हुआ, बी इजकल टू हमारा 0 पॉइंट, ठीक है, बी की वैल्यू हमारी जो हमारा डेल्टा सी ना, डेल्टा सी की वैल्यू कितना हो, पहले वाले केस में सी कितना आया था, यह पहले वाले केस में सी 100 आया था, और अब जो सी कितना हुआ 180 हुआ, तो जी डेल्टा सी कितना हुआ 100 माइनस 180, यहाँ 180 माइनस 100, तो ये क्या हुआ ये 80, तो ये 80 यहाँ पर दिखाया गया, ये हमारा 80, यह डेल्टा सी 100 यहाँ 80 यहाँ दिखाया गया, ये तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब हमारा एम पी सी क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, तो 80/100, तो ये 0.8 आ गया। इसी तरह हम 200, 300, 400, 500, 600 ये सब पर करते जाएंगे, और हम हर जगह देख रहे हैं कि हमारा ये 0.8 आ रहा है। मतलब ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब जब हम इसको डायग्राम बनाते हैं, तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट लिया ये तो हम समझ गए कि ये लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, कंजम्पशन का जो ये लाइन है, इसके लिए हमने जो लिया था इक्वेशन लिया था 100 प्लस 0.8 वाई का, ये हमारे कंजम्पशन की लाइन थी ये। अब ये हमारी इनकम की लाइन है, जो कि हमारा ये 45 डिग्री के एंगल पर लिया गया है, ठीक है, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इसमें ये हम इसको 45 डिग्री एंगल पर ले रहे हैं, ओके। अभी 45 डिग्री एंगल पर लेने का मतलब जो ओरिजिन से लेने का पर्पस क्या है, अब ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सिस का दोनों का स्केल बराबर है। 45 डिग्री लेने का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजेंटल मतलब ये और वर्टिकल ये सेम स्केल है, ठीक है। और 45 डिग्री लाइन हैज़ द प्रॉपर्टी दैट एनी पॉइंट ऑन इट, इस लाइन पर जो भी कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, 45 डिग्री लाइन जैसे 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1045 डिग्री इजकल टू 1 होता है, ये मतलब इसको मान के चलिए 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है कि द 45 डिग्री लाइन हैज़ द प्रॉपर्टी दैट एनी पॉइंट ऑन इट, इस पर कोई भी जो पॉइंट है, ओके, द डिस्टेंस अप फ्रॉम द हॉरिजेंटल एक्सिस, इस मतलब अगर यहाँ ले रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है दोनों बराबर, ठीक है, इसको रिपीट करते हैं। द 45 डिग्री लाइन हैज़ द प्रॉपर्टी दैट एनी पॉइंट ऑन इट द डिस्टेंस अप फ्रॉम द हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है, विच इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से जो डिस्टेंस है, देखिए हमारा ये हमारी कंजम्पशन वाली लाइन, ठीक है, ये हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, ठीक है। तो विच इज़ अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल द डिस्टेंस अक्रॉस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सिस हमारा ये वर्टिकल एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर, अगर ये पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये, तो ये 45 डिग्री, देखिए मान इसका ये पॉइंट यहाँ टच करता है, तो ये इतना और ये इतना, ठीक है। तो ये हमारा ये इसकी इसकी ब्यूटी है, ये इसकी ब्यूटी है कि हम इन जो भी हम इस पर पॉइंट हमारा होगा, और जो भी इस पर किसी भी पॉइंट पर हम लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर इधर ये, तो इधर भी हमारा इधर जाएगा, इधर इतना इधर, ओके, तो डिस्टेंस बराबर इस पॉइंट को बताना है, ठीक है। सो दस हम कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑन 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल्स द इनकम, ठीक है। जो कंजम्पशन जो भी मतलब इस पॉइंट पर कोई भी अगर हम इंट्रैक्ट करें, जैसे मान लो यह पॉइंट इंट्रैक्ट हो, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली इक्वल्स, ओके, तो ये हमारे 45 डिग्री लाइन की विशेषता है। अगर हमने यहाँ कुछ लिया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है 800, इधर 800, तो इस पॉइंट को यहाँ बताया गया, और दिस इज द इक्वलिटी लाइन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस बात को हमको लगता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन द 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल्स द इनकम, ये असर्शन रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि 45 डिग्री दिस इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे भी आ सकता है। तो एट एनी पॉइंट ऑन द 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल्स द इनकम, द 45 डिग्री लाइन therefore immediately tells us whether the consumption expanding, okay, as per the consumption function is equal to greater than or less than the level of income। मतलब ये पॉइंट बताता है कि अगर इसके इधर है तो कंजम्पशन ज़्यादा है
और इनकम कम है। अगर इसके इधर है तो इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम है। तो ये 45 डिग्री लाइन से हमको ये तुरंत समझ में आता है कि इनकम ज़्यादा है कि इनकम कम है कि कंजम्पशन ज़्यादा है। ये ठीक है ना। तो इसको मैं रिपीट करता हूँ, दस एट एनी पॉइंट ऑन द 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली इक्वल्स द इनकम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द 45 डिग्री लाइन देयरफॉर इमीडिएटली टेल्स अस, तुरंत बताता है टू अस वेदर कंजम्पशन स्पेंडिंग, ये कंजम्पशन की स्पेंडिंग है, ठीक है, जो कि कंजम्पशन फंक्शन के आधार पर जो निकलता है बनता है। तो कंजम्पशन स्पेंडिंग इज इक्वल, देखो यहाँ इक्वल है, ग्रेटर देन, इधर ग्रेटर है, दिख रहा नहीं, ग्रेटर है, यहाँ इतना कंजम्पशन है और इनकम इतना है, ठीक है, इज ग्रेटर देन और लेस देन, इधर लेस देन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर इस पूरे को ध्यान से देखें तो कंजम्पशन फंक्शन जो है क्रॉस करता है 45 डिग्री लाइन को, कंजम्पशन फंक्शन है ये, हाँ ये लाइन है उसकी, बी पॉइंट पर 45 डिग्री लाइन को क्रॉस करता है। तो दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहलाता है? ब्रेक इवन पॉइंट। हियर हाउसहोल्ड्स आर जस्ट ब्रेकिंग इवन बिकॉज द कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इनकम। यहाँ पर C इज इक्वल टू वाई, कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम। In our example, the income and consumption at a break even point is rupees 500। देखो यहाँ 500, यहाँ पर 500 ये भी है और 500 ये भी है, ठीक है, ठीक है। एट एनी पॉइंट अदर देन बी, इस पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट ऑन द कंजम्पशन फंक्शन, इस कंजम्पशन फंक्शन पर इस पॉइंट के अलावा, ठीक है, कंजम्पशन इज नॉट इक्वल टू इनकम। कंजम्पशन जो है, ये कंजम्पशन की लाइन है, कंजम्पशन जो है इनकम के बराबर नहीं है, या तो इससे ज़्यादा है या तो कम है, ठीक है। एट एनी पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसके लेफ्ट मतलब इधर, ये पॉइंट हो इधर, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। कंजम्पशन फंक्शन लाइज अबव द 45 डिग्री लाइन, ये 45 डिग्री लाइन से ऊपर है कंजम्पशन, ठीक है। देयरफॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है। ये इनकम की लाइन है, इनकम की लाइन से ऊपर है, इसलिए कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, एट एनी पॉइंट एट एनी इनकम लेवल ऑफ 200, देखो 200 इनकम लेवल पर, 200 इनकम लेवल पर द कंजम्पशन इज कितना है, कंजम्पशन कितना है, देखो ये ज़्यादा है, ओके, ये 200 है, ठीक है, ये 200 है और कंजम्पशन कितना है 260, यहाँ दिया हुआ है 260, देखो इससे ऊपर है ना, ये यहाँ इससे ऊपर है 260, यहाँ पर, ये यहाँ पर 260 ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्ट देखने से लग रहा है, ठीक है, 260, द कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो इसका मतलब क्या हुआ? द हाउस होल्ड मस्ट फाइंड फंड्स टू मीट दिस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द shortage in income will make them to sell the assets acquired in the past or to resort to borrowing so that rupees 60 could be raised for consumption। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, अपने एसेट्स को सेल करना पड़ेगा या बोरोइंग के लिए जाना पड़ेगा। This act on the part of the household to liquidate their own assets or to go in for loan is referred to as the process of dis-saving। इसी को हम dis-saving कहते हैं। This act on the part of the household to liquidate their own assets, अपने assets को बेचना, और टू गो इन फॉर लोन्स, बोरोइंग करना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और इनकम कम है। लोन इज रेफर्ड टू एज अ प्रोसेस ऑफ डिस सेविंग। डिस सेविंग इज इन ऑर्डर टू हेल्प द हाउस होल्ड टू फाइनेंस द कंजम्पशन ओवर द एंड अबव द लेवल ऑफ इनकम। तो जो कंजम्पशन है इनकम से ज़्यादा है, तो इसको फाइनेंस करने के लिए जो गैप बन गया, कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा है, कंजम्पशन डिमांड ज़्यादा है, ठीक, कंजम्पशन ज़्यादा है, तो ये इसको फाइनेंस करने के लिए हमको क्या, डिस सेविंग का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है, ओके।
अब यहाँ आगे देखेंगे एट एनी पॉइंट टू द राइट ऑफ बी। अब इसके बी के राइट द कंजम्पशन कर्व इज लाइज बिलो द 45 डिग्री। 45 डिग्री लाइन के बिलो है ये कंजम्पशन कर्व है, उसके नीचे है, ठीक है। देयर फोर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन द लेवल ऑफ इनकम। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये लेस देन है लेवल ऑफ इनकम, इनकम से, ठीक है। द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड इज सेव्ड। अब यही जो है सेविंग, क्योंकि कंजम्पशन इतना ही था और इनकम ज़्यादा है तो ये बाकी बचा हुआ सेविंग। दिस मस्ट बी सो बिकॉज इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। देयर इज नो अदर यूज टू विच इट कैन बी पुट, ठीक है। मतलब इनकम के दो ही पार्ट, या तो कंजम्पशन या तो सेविंग है। सेविंग्स कैन बी मेजर्ड इन द ग्राफ एज द वर्टिकल डिस्टेंस। ये देखिए वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऐसे, वर्टिकल डिस्टेंस ऐसे। yes saving can be measured in the graph as the vertical distance between the consumption function and the 45 डिग्री लाइन। कंजम्पशन फंक्शन ये है और 45 डिग्री लाइन है, उसके बीच का डिफरेंस क्या है? ये देखिए इतना डिफरेंस निकल गया, ये डिफरेंस ये है ना, ये वर्टिकल डिफरेंस। इतना है हमारा इनकम और इतना है हमारा कंजम्पशन, तो ये इनकम माइनस दिस मच ऑफ कंजम्पशन, तो ये बचा सेविंग। फॉर एग्जाम्पल एट एनी इनकम लेवल ऑफ ₹900, ये ₹900, okay, consumption is ₹820, therefore the amount of saving is the difference between the two, that is 80। तो ये 80 यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर 80 देखिए 80 दिखाया गया। टू सम अप व्हेन द कंजम्पशन कर्व लाइज अबव द 45 डिग्री लाइन, ठीक है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम एट ईच लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जब कंजम्पशन कर्व 45 डिग्री लाइन से ऊपर है, ठीक है, ये इधर है, ये 45 डिग्री लाइन से ऊपर है, मतलब ये इधर है, ओके। द कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम एट ईच लेवल ऑफ इनकम, ईच लेवल ऑफ इनकम ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट देयर इज डिस सेविंग, यहाँ पर डिस सेविंग है, वेयर द टू लाइन्स इंटरसेक्ट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द लेवल ऑफ इनकम। ये ब्रेक इवन पॉइंट की बात हो रही है, दोनों बराबर है, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर इज सॉरी when the consumption curve lies below the 45 degree line, the level of consumption is less than the level of income, ठीक है। ये इधर की बात हो गई जब राइट साइड है, ठीक है। यहाँ इनकम की लाइन ये जा रही है, इनकम की लाइन ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। When the consumption curve lies below the 45 degree line, the level of consumption is less than the level of income. This means that there is positive saving. The amount of this saving or saving is always measured by the vertical distance between the consumption curve and 45 degree line, ठीक है। तो ये हमारा कंजम्पशन का हमने देखा कि किस का कंजम्पशन फंक्शन किस तरीके से है, एमपीसी का कॉन्सेप्ट में हमने देखा, 45 डिग्री लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है उस पर हमने देखा, और पूरा एक टेबल देखा कि किस तरीके से हम जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लेते हैं, और इसकी वजह से देखिए हमेशा ये कांस्टेंट होता है, बी की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हालांकि ये बदलता रहता है, कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता है, ये बदलता रहता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन किसी थ्योरी में स्ट्रेट लाइन लेते हैं ना, इसलिए एमपीसी की वैल्यू कांस्टेंट है। और इसी तरह हम कंजम्पशन और सेविंग की हम चर्चा कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, डिटेल में आपने समझ लिया, ठीक है, कि जिस प्रकार से हमने यहाँ c इजकल टू 100 प्लस 0.8 वाई किया है, उसी तरह c हम सेविंग को भी निकाल सकते हैं और कंजम्पशन इक्वेशन को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। c की वैल्यू अगर मालूम है तो हम s की वैल्यू s इजकल टू वाई माइनस सी करके हम कर सकते हैं, देखिए सी वाई इजिकल टू सी प्लस एस होता है, तो अभी हमने सी का देखा है, सी इजिकल टू सी बार प्लस बी वाई देख लिया है, तो हमारा एस इजिकल टू क्या हुआ? वाई माइनस सी, और हम वाई माइनस सी बार की वैल्यू हम अगर प्लस बी वाई डाल दें, इसके बाद ये वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई हो जाएगा, ठीक है। वाई को हम ये कॉमन कर दें, वाई माइनस बी वाई माइनस सी बार कर दें, फिर इसके बाद हम इसको कर दें, वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी माइनस सी बार हो गया, तो माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। इसको हम थोड़ा जल्दी में रहेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। वी शैल नाउ लुक इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। वी मे ऑब्टेन द
saving function from the relationship. The equation below says that income that is not spent on consumption is saved. ठीक है, that is S is equal to y minus c. ठीक है, this equation tells us that by definition saving is equal to income minus consumption, y minus c, income minus consumption. The consumption function along with the above equation implies a saving function. The saving function relates the level of saving to the level of income. Substituting the consumption function into the above equation, we can get the saving function. जो भी हमने किया है उसी को यहाँ देखिए आप, s इक्वल टू वाई माइनस सी बार, सी की वैल्यू सी बार प्लस बी वाई हमने पुट कर दिया, सिंस सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई, हमने वाई कॉमन ले लिया तो वाई माइनस इसको एक तरफ किया, वाई कॉमन यहाँ ले लिया, वन माइनस बी माइनस सी बार हो गया. दिस इज द सेविंग फंक्शन. ये हमारा क्या है, सेविंग फंक्शन है. ठीक है, द इंटरसेप्ट फ्रॉम term C bar is the amount of saving done when there is zero level of income. ठीक है, it is already shown that C bar is positive, therefore C bar saving is negative. Thus there is negative saving C bar at जीरो लेवल. ऑटोनोमस जब कंजम्पशन होता है जीरो लेवल पर, ये मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जब ये हमारा ये C का इक्वेशन है, ये C बार है, पॉजिटिव है, तो इस समय क्या हमारा, इस समय हमारा ये इनकम की लाइन है, ये कंजम्पशन की लाइन है, ये यहाँ पर ऐसे. ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये सेविंग. तो इस जीरो लेवल पर जब कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन हम बोरो करके या पास सेविंग को यूज कर रहे हैं, तो ये सी बार पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सेविंग क्या है, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है. यही यहाँ पर ये जो है, ये माइनस सी बार को बताता है. ठीक है, एट जीरो लेवल. ठीक है, एट जीरो लेवल. ठीक है, ठीक है. Since negative saving is nothing but a dis saving, this means that at zero level of income there is a dis saving of amount C bar. ना ये दिखाएगा. Note that the amount of autonomous consumption is exactly equal to the amount of dis saving at zero level of income. This is because of the fact that y is equal to c plus s, whether s is positive or negative. The slope of the saving function is 1 minus b. वहाँ पर हमारा slope क्या था, b था. यहाँ पर क्या है, C is equal to C bar, C is equal to C bar plus BY. तो ये B क्या है, MPC था. ठीक है, ये MPC था, हाँ, MPC डेल्टा C बाई डेल्टा Y, ये स्लोप था. ओके, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप था. तो यहाँ पर ये क्या है, 1 माइनस बी, ये स्लोप है सेविंग कर्व का. द स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन गिव्स द इंक्रीज इन सेविंग per unit increase in income. This is known as marginal propensity to save, MPS. Since B is less than 1, it follows that 1 minus B and therefore MPS is positive. Okay, MPS positive कैसे होता है? This is known as marginal propensity to consume, MPS, since B is less than 1. ठीक है, B is less than 1. Okay, एक से कम है. It follows that 1 minus B and therefore MPS is positive. Therefore, saving is an increasing function of income. Suppose the MPC, that is B, is 0.8, then MPS is what? 1 minus B, that is 0.2. This means that for every 1 rupee increase in income, saving increases by 20 paisa, that is 0.2 rupees. Note that MPS is equal to 1 minus B is equal to 1 minus MPC. ठीक है, B MPC होता हम जानते हैं पहले से. This means that the part of the increase in income which is not consumed is saved. This is because income is either consumed or saved. Therefore, it is always the case that MPC plus MPS is equal to 1. Using the numerical example, the consumption function we had earlier given, we can derive the corresponding saving function. S is equal to C bar plus 1 minus B into Y, 100 plus 1 minus 0.8 into Y, और ये S is equal to minus 100 plus 0.2 Y. अब इसी को हम क्या करेंगे, हम टेबल के फॉर्म में डाल देंगे जैसे हमने पहले किया था, उसी तरह केवल वैल्यू पुट करते जाएंगे. ये कॉलम है, ये Y का चेंज इन इनकम का, C का चेंज इन कंजम्पशन का, MPC सेविंग चेंज इन सेविंग, MPS C प्लस S, MPS प्लस MPS इक्वल. ठीक है, अब ये हमारा देखिए, अब हम पहले क्या करते हैं, जीरो लेवल पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, हमारे ये पहले हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो पहले देख चुके हैं, इसके बाद हम यहाँ तक देख चुके हैं इस फैक्ट. अब सेविंग क्या हुआ, सेविंग क्या होगा, y माइनस सी. तो y क्या है यहाँ पर, ये है,
और सी क्या है, 0 माइनस 100 तो माइनस 100 हो गया। ओके, ठीक है। सी प्लस एस कितना है, सी कहाँ है यार, सी देखिए कुछ नहीं है, माइनस 100 तो ये 0। ठीक है, सी क्या है 100, सी 100 और ये एस क्या है माइनस 100, तो 100 प्लस माइनस 100 ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पर डैश अनडिफाइंड रहेगा। 100 ये किया हमने, ये तो हमने पहले देख लिया था यहाँ तक। तो 100 ये 100 माइनस सी, तो ये हमारा सेविंग 100 माइनस 180 तो क्या होगा -80, सेविंग, ये सेविंग है तो ये डिस सेविंग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको सब निकाल लेंगे जैसे कि हमने यहाँ बताया। ये क्या है, डेल्टा एस कितना है, ये एस की वैल्यू है, तो यहाँ एस की वैल्यू क्या -100 है, ये -80 है, तो चेंज कितना हुआ 20 का चेंज हुआ। तो इससे हमारा ये डेल्टा सी आ गया। और डेल्टा सी जब मालूम हो गया और डेल्टा वाई हम पहले निकाल चुके हैं, डेल्टा वाई यहाँ पर, तो डेल्टा एस और डेल्टा वाई की कॉम्बिनेशन से हमारा ये निकल गया। सी प्लस एस हमारा, सी का कॉलम ये है और एस का कॉलम ये है, दोनों को जोड़े तो ये निकल गया। इसी तरह एम पी सी प्लस एम पी एस, हमारा एम पी सी ये है 0.8 और एम पी एस यहाँ 0.2 है, तो एम पी सी 0.8 प्लस 0.2 कितना हो गया, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 0.8 प्लस 0.2 1 हो गया, तो ये एम पी एस की वैल्यू। ठीक है, टेबल 2 shows the level of consumption and saving for various levels of income. Note that consumption plus saving everywhere equals income. MPC plus MPS is equal to 1. Column 1 to 5 are repeated from table 1. Column 6 shows the level of savings at differently, हमने समझा दिया है इसको। ठीक है, the MPC is the same at all levels of income because of the particular saving function. ठीक है, ये लीनियर सेविंग कर्व है। ठीक है, इस पे कांस्टेंट स्लोप होता है। वी यूज्ड इन आवर एग्जांपल कांस्टेंट स्लोप्स एंड देयरफॉर कांस्टेंट एमपीएस इज फीचर ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेविंग फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इसी को हमने जो एलिब्रेट किया था उसी को यहाँ डिटेल टर्म्स के रूप में दिखाया गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे द कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शंस को कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इसको यहाँ स्टॉप करेंगे क्योंकि दूसरी जगह से कॉल आ रही है, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और कोशिश करेंगे कि पार्ट 1 पार्ट 2 इसको रखें। और अभी तक जो मैंने चर्चा की, आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।